सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्कॉलर सिटी। और आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखेंगे। एक टॉपिक है आपकी 11th क्लास के मोशन इन प्लेन चैप्टर में, इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आज हम लोग कुछ फॉर्मूलेज और डेरिवेशंस को देखेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज का जो पूरा वीडियो होगा वो केवल और केवल न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए इस बेस में, और ओवरऑल जो यहाँ पर होगा वो केवल हम डेरिवेशन से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए, सपोज करिए कि अगर हम फिलहाल यहाँ पर, अच्छा ये बात पहले समझने का मतलब जरूरी है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो मोशन है ये ओवरऑल 2 डायमेंशनल मोशन है। मतलब पूरा जो काम होगा, पूरा जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशन में होगा। तो 2 डायमेंशन के लिए पहले हमको यहाँ पर एक वाई और एक्स एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये आपकी पूरी जो है वो क्या है, वो आपकी एक्स एक्सिस है। तो ये y है, ये x है। अब देखिए होता क्या है ऐसे मोशंस के केस में, ऐसे उसमें होता क्या है, जब मान के चलिए हमने किसी पार्टिकल को या किसी बॉल को हमने किसी एक पर्टिकुलर u नाम की कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसको हमने इस तरह से प्रोजेक्ट करा एट एन एंगल थीटा। किसी एंगल थीटा पे हमने क्या करा, इसको इस तरह से फेंका या प्रोजेक्ट किया। तो उससे होता क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल होता है ये कुछ इस तरह का पाथ कवर करता है, ऐसे कुछ पाथ कवर करता है। जब किसी पार्टिकल को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते हैं किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ में, यानी एक्स एक्सिस के साथ में, वो पार्टिकल कुछ इस तरह से पाथ को क्या करता है, कवर करता है। अच्छा, अब फिलहाल यहाँ पर एक बात जरूरी है समझना कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ कह सकते हैं चीज़ें ज़रूरी हैं। वो चीज़ क्या है, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी कहीं पर प्रोजेक्टाइल मोशन होना चाहिए तो वहाँ पर ये जो एंगल थीटा होगा, दिस थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये थीटा जो है, यानी ये वाला एंगल, ये कभी भी 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, देखिए अगर इस वाले एंगल को हम 90 डिग्री कर देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में, तो क्या होगा, तो पार्टिकल ऐसे सीधा सीधा ऊपर जाएगा और फिर जाने के बाद में वो नीचे आके वापस गिर जाएगा। तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा, वो आपका डायरेक्टली आप कह सकते हो उसको वर्टिकल मोशन आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इस एंगल को 0 करते हैं, मतलब पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका तो पार्टिकल सीधा सीधा जाएगा, उसकी भी बात हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं करेंगे। तो ये बात समझनी जरूरी है कि यहाँ पर ये जो एंगल थीटा होगा, या तो ये 90 से, और या तो 90 के से छोटा हो और या तो 0 से बड़ा हो। मतलब इस 90 और 0 के बीच ही में कहीं इस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, तभी ओवरऑल प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा वो कह सकते हैं कि वहां पर ऐसा हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन इसी केस में पर्टिकुलर होगा। ठीक, तो देखिए अब हमको क्या करना है, हमको इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है। ये हुआ किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि हर एक पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचा, पार्टिकल पहले यहाँ पर आया, फिर पार्टिकल यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर, उसके बाद में पार्टिकल हर जगह पर इस तरह से उसने क्या करा है, अपने पाथ को कवर किया है। तो हर पॉइंट पर हो क्या रहा है, हर पॉइंट पर उस पार्टिकल के ऊपर या उस बॉल के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, जो कि हमेशा नीचे की तरफ है। मतलब हमेशा वो जो जी है, स्मॉल जी आप उसको बोल दिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ काम कर रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इस पार्टिकल के ऊपर हर पॉइंट पर, चाहे आप इस पॉइंट पर देखें वो भी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। हर पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसका जो वेक्टर बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, एकदम एग्जैक्टली वर्टिकली डाउन बनेगा। अच्छा, तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल जो होता है थोड़ा सा इस तरह से ये पाथ कवर करता है। अच्छा, एक और खास बात है यहाँ पर ये समझनी जरूरी है कि जब हमने पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका एट एन एंगल थीटा, तो हम इस इनिशियल वेलोसिटी u को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जो पहला कंपोनेंट बनेगा वो नीचे की तरफ आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे u cos थीटा, और जो ऊपर की तरफ बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं u sin थीटा। अब मैं सोच सकता हूँ कि आपको शायद ये पढ़े होंगे आप वेक्टर वाले चैप्टर में, नहीं पढ़े तो हम बता दे रहे हैं कि जब भी कई बार आपको इस तरह से किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना होता है, तो जिस तरफ ये एंगल थीटा बनता है उस डायरेक्शन में जो आता है वो cos थीटा का टर्म आता है, और जिधर तरफ ये एंगल नहीं होता है, मतलब ये ऊपर वाला यानी वर्टिकल पोजीशन पे, तो वो क्या होता है, वो आपका u sin थीटा होता है। इसको आप जनरली एक राइट एंगल ट्रायंगल मान के भी ट्रीट कर सकते हैं, उससे आप sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हैं। फिलहाल ये जो कंपोनेंट इसका बना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या बना है, वो u cos थीटा बना है, और ऊपर डायरेक्शन में क्या बना है, u sin थीटा। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि पार्टिकल की x डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको हमने लिखा है u cos थीटा, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में वो कितनी है, वो है कुछ u sin थीटा। पहली बात तो ये। अच्छा, एक और बात खास है यहाँ पर, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में, आप सोचें अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, तो उसका आंसर है 0। क्यों है 0, इसके पीछे का रीजन ये है
क्योंकि जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन में वो भी कितनी है, वो भी जीरो है भाई। जब फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है, फोर्स यहाँ पर कोई नहीं लग रही है भाई, हमने उसको एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया, तो उस पार्टिकल के ऊपर कहीं भी उस पूरे पाथ में यहाँ से यहाँ जाने में इस डायरेक्शन में किसी भी टाइप की कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है। तो जब फोर्स जीरो है एक्स डायरेक्शन में तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो है, यानी ये वाला जो टर्म है यानी यू एक्स, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी। आपने ये बात पढ़ा होगा कि जब भी एक्सेलरेशन कहीं पर जीरो होता है तो ऐसे केसेस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो ये बात याद रखना है कि पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी, इस डायरेक्शन वाली cos थीटा वाला टर्म, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक की क्या रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी इस डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो u sin थीटा है ये बदल रही है, क्यों बदल रही है, वो इसलिए बदल रही है क्योंकि जो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो हमें माइनस g मानना पड़ेगा। तो आप उसको अभी g मानिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्यों अभी माइनस जी तब हम लोग करेंगे जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, तब उसको माइनस जी ट्रीट करेंगे। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तब उसको हम लोग प्लस का जी ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे में जाने पर वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी घटेगी, तो ऑब्वियसली बात है माइनस लगाएंगे साइन। जब इधर नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसलिए वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। फिलहाल वो हम लोग अभी आगे कर लेंगे। तो ये बात बताना है कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो जीरो है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल। तो फिलहाल हमें इतनी बातें मालूम है और इतनी बातों से हम लोग क्या करेंगे, इतनी बातों से हम लोग इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखेंगे और उससे पहले हम लोग उस पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी टाइम टी पे हमको क्या लिखना है, इस पार्टिकल के पी पॉइंट को हमको बताना है, मतलब उसका एक्स क्या है और उसका वाई क्या है। तो सपोज करिए कि हमने ये माना कि भाई जो पार्टिकल था हमारा, जिसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था, वो पार्टिकल जो है टाइम t पर इस p पॉइंट पर पहुंच गया है और हमको इस p पॉइंट के x और y कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हम x की बात करें तो देखिए x जो है वो क्या है, x हमारा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आप बोलिए। और डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से पार्टिकल इस पॉइंट पर, यानी ये वाला x डायरेक्शन वाला, इसका डिस्प्लेसमेंट बोलिए या आप डिस्टेंस बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी हमको अभी फिलहाल के लिए ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो हमको इसका x मालूम चलेगा। अच्छा, अगर हमको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो अगर हम इसको डिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज बात पे नहीं होना है कि यहाँ पर हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इसलिए लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर लगाएंगे तो वहाँ पर एक्सेलरेशन आप एक्स डायरेक्शन का जीरो रखेंगे, लास्ट में जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी वो सिंपली स्पीड या डिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी कहीं पर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होगा। स्पीड कौन सी वाली होगी, एक्स डायरेक्शन वाली, यानी यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। कुछ टाइम टी पर ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा है और उसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो कितनी है, वो कुछ यू एक्स है। ये कंफ्यूज नहीं यहाँ पर होना है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगी। भाई ओवरऑल जब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो उस पार्टिकल की किसी भी टाइप की वेलोसिटी में चेंजमेंट नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो उसको हमने यू एक्स मान लिया। फिलहाल यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, देखिए यू एक्स की वैल्यू कितनी थी, यू एक्स की वैल्यू थी यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। तो ये पहली इक्वेशन हमारी बन के आती है। x जो होगा किसी भी पार्टिकल का एट टाइम t पर, उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। ये तो फिर पहली इक्वेशन हो गई। अब हमको y की बात करनी है, तो देखिए y के लिए जब हम यूज करेंगे तो y निकालने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, और एग्जैक्टली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसा इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि पार्टिकल इस डायरेक्शन में, पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही थी। इसका मतलब पार्टिकल का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था। जहां पर भी पार्टिकल के एक्सेलरेशन जीरो होते हैं वहां पर हम लोग ऐसी इक्वेशन लगा सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी आपने सिंपल छोटे क्लास में पढ़ा है वो लगा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ऐसे मोशन की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्टिकल के पास में एक्सेलरेशन भी है। तो एक्सेलरेशन वाले केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी s इस डायरेक्शन वाला इसका डिस्टेंस, तो s इज इक्वल टू ut। अब देखिए u का मतलब उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, ऐसे y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम ut माइनस, क्योंकि पार्टिकल एज इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो माइनस लगा दिया हमने, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया g और t का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर t के स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए, t का स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, u sin थीटा यानी ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिलहाल हमने इस t को यहाँ पर लिख दिया है, और इसको आप चाहिए तो इसको सेकंड इक्वेशन आप बोल सकते हैं। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन।
अब देखिए हम करेंगे क्या, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे पहले टाइम की वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल के आएगी x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, और ये जो टाइम की वैल्यू निकल के आई है, इसको यू कॉस थीटा को हमने नीचे भेजा है। अब इस टाइम की वैल्यू को उठा के हम लोग अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जो कि टाइम के इंडिपेंडेंट होगी। टाइम उसके अंदर टाइम का कोई भी टर्म नहीं आएगा, उसके अंदर केवल आपको एक्स और वाई का टर्म देखने को मिलेगा। तो वो जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फिलहाल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में टी की, तो उससे क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम की जगह पर लिखेंगे हम लोग x u cos थीटा, और ये टाइम की जगह पर लिख दिया माइनस हाफ इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू यहाँ से देखिए लिखिए, वो है एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इसका स्क्वायर कर दिया है। अब देखिए अगर इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो उससे देखिए क्या होगा, उससे यहाँ पर ये होगा, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा u, अंदर जब मल्टीप्लाई होगा देखिए यहाँ, अच्छा फिलहाल देखिए यहाँ से पहले तो ये u से u कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल होगा, साइन थीटा अंदर जाके जब ये कॉस थीटा के नीचे आएगा तो वो बन जाएगा टैन थीटा। उसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं टैन x या टैन थीटा x, टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस हाफ, और यहाँ देखिए लिखा है जी एक्स स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखें कि g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको पूरे ब्रैकेट में हम लोग बंद करके कुछ एक्स स्क्वायर को बाहर लगा दें। फिलहाल हमारी जो इक्वेशन बनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो इस तरह से कुछ बनती है, y इज इक्वल टू टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। एक बार हम इसको इधर लिख लेते हैं इक्वेशन को। जो इक्वेशन हमारी बनी है वो इक्वेशन ये आई है कि y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं आगे, x इंटू टैन थीटा माइनस हाफ, यहाँ पर लिखा है g डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। इस तरह से इक्वेशन बनती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। और फिलहाल इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जो इक्वेशन बन के आती है हम लोग की थर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स टैन एक्स माइनस हाफ जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस इक्वेशन की खासियत ये है कि आपको अगर कहीं पर भी चेक करना है कि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है कि नहीं, तो आप उसकी वैल्यूज को उठा करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। अगर ये वाली साइड इस वाले साइड की इक्वल आ रही है, इसका मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियली उसका थीटा सेम रहा था, तो लास्ट में भी वो सेम रहेगा, थीटा में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये पूरा टर्म जो है यहाँ पर, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये जो पूरा टर्म हमने लिखा है ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, और बचा हुआ ये जो x या एक्स स्क्वायर, वही जो ओवरऑल उसका x है, वो लगातार क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो जब ऐसे कहीं पर वेरिएशंस होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये दोनों वेरिएबल है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स, ये ए कांस्टेंट टैन की जगह पर हमने a लगा दिया, माइनस इसको कुछ b बोल दिए, बी एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आती है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो फिलहाल हमें ये बात बतानी भी होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि प्रूव करने को अगर बाई आ जाए कि आपको प्रूव करना है कि जो आपका ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फॉलो करता है, तो आप इस तरह से उसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये ए और बी कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पर ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको इस इक्वेशन में लिखा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ओवरऑल बनती है किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन बनती है, उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ दिखाया। फिलहाल इससे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं न्यूमेरिकल आए, इन तीन इक्वेशन का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है, हमें इसके टाइम की बात करनी पड़ेगी कि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, फिर हम लोग इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज देखते हैं, इसकी मैक्सिमम हाइट देखते हैं। तो चलिए जल्दी से फिर उन फॉर्मूले के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ओवरऑल पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, कितने देर तक की वो पार्टिकल हवा में रहा, उसको हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो उसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन किस तरह से होता है। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। देखिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल कितने टाइम तक की हवा में रहा है ओवरऑल। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टिकल जो है एक्चुअली में
वो यहाँ पर दो टाइप के मोशन फॉलो कर रहा है। जब पार्टिकल को हम ऐसे वाले अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की केस की बात कर रहे हैं, जब पार्टिकल ऐसे वाले हम उसकी मोशन को देख रहे हैं तो पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ गया यानी ऊपर गया, उसके बाद में पार्टिकल नीचे भी आया, यानी पार्टिकल ने एक्चुअली में वर्टिकली अपवर्ड मोशन भी किया और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन भी किया। तो अगर हम इतने पूरे टर्म को, यानी हम जो पूरा अपना केस देख रहे थे जो कि हम 2 डायमेंशनल मान रहे थे, अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं उस पूरे केस को हम 1 डायमेंशन में ही क्या करते हैं उसको कंप्रेस कर देते हैं और हम लोग ये मानते हैं केवल कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, पार्टिकल केवल यहाँ से ऊपर गया और पार्टिकल नीचे आया। ऐसे अगर हम मान के काम करेंगे तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए पहले इनिशियली अगर हम बात करें जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इस पॉइंट पर जाके पार्टिकल की जो ये u sin थीटा वाली वेलोसिटी थी वो कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पर अपनी मैक्सिमम h मैक्स, अभी इसको भी कैलकुलेट करेंगे, h मैक्सिमम हाइट पर क्या होगी, वो जो वेलोसिटी होगी वो उसकी 0 हो जाएगी। ये एक फैक्ट है, सीधी सी बात है भाई। पार्टिकल अगर आप यहाँ पर आके रुक गया है, पार्टिकल इसके ऊपर नहीं जा रहा है, केवल आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पर u sin थीटा 0 हो गया होगा और ये वाली जो वेलोसिटी इसकी कुछ वैल्यू रहेगी, वैल्यू क्या कांस्टेंट ही रहेगा, उसी पे सीधा आगे बढ़ रहा है उसके साथ में। तो यहाँ पर u sin थीटा जो होगा या फिर आप कह सकते हैं ये वाली वेलोसिटी पूरी 0 हो जाएगी। तो हम लोग ये बात यहाँ पर लिखेंगे कि जो v y एक्सिस की होगी इस केस में वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लास्ट में जाकर के यहाँ पर 0 हो गया है और जो उसकी u x y डायरेक्शन में है वो हम लोग को मालूम है वो कितनी है, वो है कुछ u sin थीटा। अब इन दोनों का यूज़ करके अगर हम लोग को निकालना है कि इसका टाइम कितना है तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे जो कि होती है आपकी v = u - gt, v = u + at। तो यहाँ से ऐसे वाले मोशन की बात कर रहे हैं, अपवर्ड मोशन, तो वहाँ पर माइनस हमने लगा दिया क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस करते हैं। अच्छा यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए v की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 0 है फिलहाल। u की वैल्यू यहाँ से हमें मालूम है u sin थीटा माइनस g को ऐसे लिख देते हैं और t, अब टाइम की ही वैल्यू हमको निकालनी है तो उस टाइम को t यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए अगर g2 को उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये gt पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है हमने u sin थीटा, और अब अगर टाइम की वैल्यू चाहिए तो g को हम नीचे भेजेंगे तो उससे देखिए होगा टाइम जो आएगा वो निकल के आएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात हम लोग को समझनी पड़ेगी और वो ज़रूरी बात ये है कि ये जो टाइम निकल के आया है ये टाइम जो है पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब जब पार्टिकल ने अपना आधा पाथ कवर किया तो ये उसका टाइम निकल के आया, लेकिन हमको टाइम ये पूरा चाहिए। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिया है जो कि आया है u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, तो पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, ऑब्वियसली बात है वो भी इतना होगा। क्यों, क्योंकि जब एक पार्टिकल को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जितना टाइम उस पार्टिकल को नीचे से ऊपर जाने में लगता है एग्जैक्टली उतना ही टाइम उस पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो इस फैक्ट को अगर हम सोचें या इस फैक्ट को अगर हम ध्यान में रखें कि टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो उससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ये टाइम यहाँ से यहाँ जाने का लगा था, इसको आप TD बोल दी, चलिए टाइम ऑफ एसेंट, PA इसको बोल दिए टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट जो होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो उससे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो टोटल टाइम लगेगा पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने में उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये जो आता है ये आता है हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टोटल टाइम जो इसको लगा वो इतना कुछ लगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये पहली बात हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसके बाद में बात करते हैं हम लोग h मैक्स की, मतलब मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी। देखिए जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, फिलहाल हम यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग h मैक्स से डिनोट करते हैं। देखिए h मैक्स कितना निकल के आएगा। अब अगर आपको मैक्सिमम हाइट देखनी है तो आप यही वाला यहाँ पर फैक्ट लगा सकते हैं कि जब पार्टिकल को हमने ऐसे वाला उसका मोशन हम ध्यान में रख रहे थे, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ गया तो इस पॉइंट पर आते आते उस पार्टिकल की जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। और उसके बाद में होगा क्या, फिर वो पार्टिकल नीचे की तरफ आने लगेगा। फिलहाल अगर हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी हमको s चाहिए इसका, तो उस x को हम लोग क्या बोल देते हैं, h मैक्स बोल देते हैं। यहाँ पर दिया h मैक्स यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो u कितना था इसका, इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में वो u sin थीटा थी, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम। और देखिए समझिएगा टाइम जो है एक्चुअली में ऐसा, फिलहाल अभी इसको यहाँ पर t लिख देते हैं, t माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर।
तो ये एच मैक्स का फॉर्मूला आएगा। फिलहाल यहाँ पर एच मैक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये है यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यहाँ पर जो हमको टाइम लिखना है वो टाइम देखिए ये वाला नहीं लिखेंगे हम लोग, टाइम ये वाला लिखेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल का मोशन हम यहाँ से इतने की बात कर रहे हैं, आधे मोशन की बात कर रहे हैं, तो आधे मोशन का टाइम ये होगा ना कि ये होगा। तो यहाँ जो हमको टाइम लिखना पड़ेगा वो ये वाला टाइम ऑफ एसेंट लिखना पड़ेगा। देखिए वो है अपना यू साइन थीटा, मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, नीचे है जी, तो इसको जी को हमने यहाँ लिख दिया, और माइनस हाफ इंटू जी, और लास्ट में लिखा है टी स्क्वायर, यानी इसी टाइम का आप स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होगा तो जी का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाले जी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देखिए इधर बचेगा अपना, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, माइनस यहाँ पर लिखा है हाफ, जी तो कैंसिल ही हो गया, एक नीचे बचा है अभी, हाँ एक नीचे बचा हुआ जी, तो वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब देखिए अगर हम बोलें कि भाई हमको इतने टर्म को इतने टर्म से माइनस करना है, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ये 1 को हमको 1/2 से माइनस करना है ना, तो इसमें से आप चाहे तो एलसीएम भी ले लीजिए, इसको कॉमन ले लिए, ओवरऑल जो आंसर आएगा हम सीधा बता रहे हैं आपको, जो एच मैक्स यहाँ से निकल के आएगा वो निकल के आएगा, इसको हाफ ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हाफ लिख देते हैं, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये कभी कभार इसको ऐसे लिखते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा के 2 लिख देते हैं। तो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो बना था 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ पर जो फॉर्मूला बन के आया है वो बन के आया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये क्या होती है, ये किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होती है, उसको फिलहाल हमने यहाँ पर इस्तेमाल से लेकर। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गई। अब आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर। हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि पार्टिकल ने ओवरऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज को डिनोट फिलहाल करते हैं हम लोग आर से, हॉरिजॉन्टल रेंज इसका जो डिनोशन है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है, मतलब आपको ओवरऑल ये डिस्टेंस चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। अगर आपने किसी पत्थर को या किसी स्टोन को अगर आपने इस तरह से फेंका है और अगर प्रोजेक्टाइल मोशन वो कर रहा है तो वो पार्टिकल किसी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग आर से नोट करते हैं, ये वाली डिस्टेंस। तो जब हमको आर निकालना है तो देखिए हमें बात करनी है एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि एक्स एक्सिस में किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्स एक्सिस में किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लोग जनरली अपनी स्पीड और टाइम वाली जो हमने छोटे क्लास में पढ़ी थी वाली इक्वेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए वो इक्वेशन कैसे लगाएंगे, हमको अगर डिस्टेंस चाहिए यानी ये आर, तो डिस्टेंस को हमने लिख दिया आर, डिस्टेंस इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड देखिए यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, जो स्पीड निकल के आएगी वो हम u cos थीटा लिखते हैं, तो u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम, उस टाइम को भी फिलहाल हमने यहाँ पर t लिख दिया है, r इज इक्वल्स टू ये कैपिटल T होगा। अब देखिए कैपिटल T क्यों होगा, इससे पहले जब हमने मैक्सिमम हाइट की बात करी थी तो वहां पर हमने ये इतना केवल मतलब यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा, आधा जब उसने अपना जर्नी कवर करी तो हमने उतना टाइम लिया था। अब की पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पूरा वापस मतलब यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यानी यहाँ जो हम लोग टाइम लिखेंगे वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का भी आपने इससे पहले फॉर्मूला देखा होगा, जो टोटल टाइम ऑफ उसका फॉर्मूला था, इधर ही हम क्या लिख देते हैं, जो कैपिटल टी का फॉर्मूला होता है वो आता है आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला होता है किसका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, मतलब इस वाले टाइम का मल्टीप्लाई करा देंगे, डबल कर देंगे उसका, तो आंसर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ लिखा है देखिए u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम की जगह पर लिखेंगे हम 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, डिवाइड बाई जी। ठीक, अब वो देखिए हमको उसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा देखिए वो क्या होगा, वो आंसर ये होगा, अगर हम देखिए इस वाले u का इस वाले u से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, और बचा हुआ जो टर्म है उसको हम ऐसे लिखते हैं अभी फिलहाल 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। और ये देखिए जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, वो आइडेंटिटी ये होती है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा।
ये एक आइडेंटिटी है। अगर हम 2 sin थीटा cos थीटा लिखते हैं तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप इतनी आइडेंटिटी को अगर लगा दें तो उससे देखिए जो इक्वेशन लास्ट में बन के आएगी, r की जो वैल्यू या फिर उसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा u स्क्वायर, इसकी जगह पर हम पूरा वो टर्म लिख देंगे sin 2 थीटा, तो यहाँ आ गया sin 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है 2 थीटा है ये, और डिवाइड में क्या आ जाएगा g आ जाएगा। तो ये इक्वेशन या फिर क्या फॉर्मूला बनता है ये हॉरिजॉन्टल रेंज का, जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बस यही 3 फॉर्मूले हैं। पहला आपका ये वाला हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसको भी कहीं लिख लेते हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का टोटल फॉर्मूला होता है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो यही 3 से बनते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और r। तो इन सबका डेरिवेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन से आ सकता है, और इनके फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। तो यही कुछ इसके पास 3 फॉर्मूले हैं, बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन आपका इतने ही में पूरा खत्म हो जाता है। तो चलिए जब तक कि फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग फिलहाल न्यूमेरिकल की बात करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हम देख के ढूंढ के लाएंगे आपके लिए। और जब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।